सबसे पहले मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस समय इजराइल की सबसे बड़ी और प्रमुख चिंता क्या है, विशेष रूप से ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में? हमें लगा कि हमें अब तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ईरान इजराइल राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने, हमें समाप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहा था। एक योजना जिसमें वह कई दशकों पहले से ही लगा हुआ है, वह है परमाणु सैन्य कार्यक्रम। ईरान परमाणु बम बना रहा था और वास्तव में पिछले कुछ महीनों में जब उन्होंने देखा कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को हराने में सफलता पाई है और उन्होंने सीरिया में बदलाव देखा, तो उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया। उनके पास एक गुप्त समूह था जो परमाणु उपकरण पर काम कर रहा था और हमें पता था कि अगर हम अब कार्रवाई नहीं करते तो वे परमाणु हथियार, एक परमाणु शस्त्रागार हासिल कर लेंगे। और जैसा कि पहले कहा गया था, इजराइल एक वन बॉम्ब स्टेट है। हमें समाप्त करने के लिए एक बम फेंकना ही काफ़ी है और वे ऐसा करने का इरादा रखते थे। इसलिए हमें तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे वास्तव में बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा शस्त्रागार बना रहे थे। हर एक बैलिस्टिक मिसाइल में 1000 किलोग्राम TNT विस्फोटक होता है और उनके पास एक फैक्ट्री थी जो हर महीने ऐसी 300 मिसाइलें बना रही थी। इसका मतलब है कि 6 साल के भीतर वे 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर लेते। और ये सब मिलकर परमाणु बमों जैसे हैं। सभी मिलकर ये एक देश को, इजराइल जैसे छोटे देश को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उनके हमारे विनाश के प्रयास को पहले ही रोक सकें, क्योंकि उनके नेता बार बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि वे इजराइल राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए यह कार्रवाई की थी? हाँ, बिल्कुल। ये पूर्व खतरनाक था। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक और नजरिए से देखें तो शायद कहा जा सकता है कि आपने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। देखिए, हमारे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि ईरान ने पिछले 30 वर्षों के दौरान हमारे पूरे क्षेत्र में दमन, आक्रामकता और हत्या की एक विशाल और व्यापक मशीनरी खड़ी की है। उन्होंने हमारे यानी पश्चिमी एशिया में कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को प्रोत्साहित किया है। पिछले 3 दशकों से वे 90 के दशक के मध्य में हमास के आत्मघाती हमलों के पीछे थे, जिनकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई थी। वे अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के निर्माण के पीछे भी थे, जिसने अमेरिका के साथ युद्ध से पहले भारी ताकत इकट्ठा कर ली थी, 1 से 50,000 मिसाइलें और रॉकेट्स, और उनके पास मिसाइलें और रॉकेट्स बनाने की क्षमता भी थी। ये सब कुछ ईरान ने ही मुहैया कराया, पैसा, प्रशिक्षण, तकनीक, सब कुछ। असद शासन भी ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार था और ईरानी वहाँ भी अपनी नई फैक्ट्रियाँ बना रहे थे। उन्होंने हूती आतंकवादी समूह को भी खड़ा किया और वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री के आधिकारिक बयान और प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हूतियों को परमाणु बम देने की एक अत्यंत गंभीर और सुनियोजित योजना बना रहे थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल इजराइल राज्य का पूरी तरह से सफाया करना नहीं था। यह तो बस एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक पड़ाव था। इस्लामी दुनिया में पूर्ण वर्चस्व हासिल करने, पवित्र मक्का और मदीना पर कब्जा करने और अंततः विश्व की एक अत्यधिक शक्तिशाली और अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की लंबी और अंतिम राह में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके और ईरान के बीच असली टकराव क्या है? कौन सा टकराव? वे आपसे नफरत क्यों करते हैं? वैसे हमारा ईरानी जनता से कोई टकराव नहीं है। हमारा ईरानी लोगों के साथ बहुत लंबा और दोस्ताना संबंध रहा है। ये संबंध 2500 साल पहले साइरस महान के समय से चला आ रहा है। उस समय के दौरान फारसी साम्राज्य ने साम्राज्य के सभी लोगों को स्वतंत्रता दी और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। उन्होंने यहूदी लोगों को यरूशलेम लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी। तब से हमारे ईरानी लोगों के साथ बहुत अच्छी यादें और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन इस कट्टरपंथी इस्लामी क्रांति ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो वास्तव में इजराइल को एक कैंसर युक्त ट्यूमर के रूप में देखता है। मैं उनके ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वे इजराइल को एक विदेशी इकाई के रूप में देखते हैं। वे इजराइल को एक स्वदेशी लोगों के रूप में नहीं मानते और वे सोचते हैं कि हमें अपने ही देश में संप्रभुता का अधिकार नहीं है।
तो वे मूल रूप से उन फिलिस्तीनियों, उन लेबनानियों, उन सीरियाइयों, उन यमनी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचते हैं, और वे लगातार इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। हमें आग की एक घेराबंदी में जकड़ने के लिए उन 6 सेनाओं के साथ जो उन्होंने बनाई है, खासकर 2011 में अरब स्प्रिंग के साथ मध्य पूर्व में शुरू हुई अराजकता के बाद, तो वे इस शून्य का उपयोग कर रहे हैं जिसमें इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं थी, ताकि वे और मजबूत हो सकें और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, और निश्चित रूप से हमें नष्ट करके। जैसा कि आपने उल्लेख किया, यहाँ एक कट्टरपंथी इस्लामवाद है, अगर मैं ऐसा कहूँ। दुनिया भर में बढ़ती इस्लामोफोबिया के बीच इजराइल अपने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को व्यापक धार्मिक विमर्श से कैसे अलग करता है? देखिए, इजराइल एक ऐसा देश है जहां सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमारे यहाँ इजराइल में लगभग 15% मुस्लिम आबादी भी है, और मुस्लिम आबादी कानून के सामने समान है। वे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, और समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, और वे हमारी अर्थव्यवस्था में भी शामिल हैं। वास्तव में अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो उदाहरण के लिए इजराइल में मुस्लिम महिलाएं किसी भी अरब देश की तुलना में कहीं अधिक दर पर रोजगार में हैं, या यहाँ तक कि भारत में भी। तो हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह इस सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना है। इजराइल में मुस्लिम आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। तो हमारा इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, इजराइल में मुस्लिमों को प्रार्थना करने की पूरी आज़ादी है। वे जो चाहें पहन सकते हैं और अपनी धार्मिक प्रथाएं निभा सकते हैं। तो ऐसे लोगों में निश्चित रूप से फर्क है जो समाज में घुलना मिलना चाहते हैं, और जो राज्य के अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ विश्व व्यवस्था को भी स्वीकार करते हैं। आप पहले विश्व व्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे थे। जो कट्टरपंथी इस्लामवादी ईरान में करना चाहते हैं, वे विश्व व्यवस्था को हिलाना चाहते हैं। वे विश्व व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, वे इसे बदलना चाहते हैं। वे प्रमुख शक्ति बनना चाहते हैं। वे वास्तव में उन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को कमजोर करना चाहते हैं जिनके लिए हम खड़े थे और जिनके लिए हम प्रतिबद्ध थे, जिनके पीछे हम सभी वास्तव में एकजुट होकर खड़े थे। उदाहरण के लिए देखें कि उन्होंने एनपीटी में अपनी सदस्यता के साथ कैसा व्यवहार किया। IAEA यानी परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उन्होंने सुरक्षा समझौते का गंभीर उल्लंघन किया है। यह वही महत्वपूर्ण समझौता है जो किसी भी देश को ऊर्जा और अन्य चिकित्सा उद्देश्यों के लिए परमाणु नागरिक तकनीक का पूर्ण लाभ उठाने की अनुमति देता है। उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया, और साथ ही एक गुप्त सैन्य कार्यक्रम भी अवैध रूप से बनाया, और हमने इस पूरे मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस सवाल के अनुसरण में वास्तव में परमाणु संवर्धन कार्यक्रम की बात है। वे देश जिनके पास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टर हैं, उनके पास संवर्धित यूरेनियम होता है। ऐसा कहकर ईरान भी यह कह रहा था कि हमारे पास 2011 से रूस की मदद से परमाणु रिएक्टर है, अगर मैं तथ्यात्मक रूप से सही हूँ। उन्होंने 1974 में रूस के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे, और उसके बाद उन्होंने 2011 में अपना पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया। तो इस विशेष उद्देश्य के लिए अगर वे अपने रिएक्टर के लिए यूरेनियम का संवर्धन करते हैं, तो क्या यह IAEA के नियमों का उल्लंघन है? सबसे पहले, जिन देशों के पास सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उनमें से अधिकांश यूरेनियम का संवर्धन नहीं करते हैं। यह है बहुत ही कम देशों की सूची है जो यूरेनियम का संवर्धन करते हैं। ईरानियों ने न केवल खुद यूरेनियम का संवर्धन करने की जिद की, बल्कि उन्होंने यूरेनियम को उस स्तर तक संवर्धित किया जो परमाणु ऊर्जा के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप यूरेनियम को 3.5% तक संवर्धित कर सकते हैं। इतना काफी है। लेकिन ईरानियों ने 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया है, और उनका इरादा 90% तक संवर्धन करने का है, और इसका एकमात्र उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए होता है। आप देख सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने IAEA के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया है। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जब हमने उनका परमाणु अभिलेख जब्त किया, जब हमने उन गुप्त स्थलों का खुलासा किया जहां वे ये अवैध गतिविधियां कर रहे थे।
तो आप एक तरफ आप जानते हैं तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन नहीं कर सकते और उसके लाभों का आनंद नहीं ले सकते जो विश्व व्यवस्था आपको देती है, और दूसरी तरफ उस व्यवस्था का उल्लंघन करे, नियमों का उल्लंघन करे। इस संबंध में फिर से आगे के सवाल हैं। असल में जो ईरान कह रहा है, वास्तव में मैं ईरान का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे समुदाय में जहां हम रहते हैं, उठ रहे हैं। ईरान अपने परमाणु रिएक्टरों या उन परमाणु स्थलों को जहां वे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को पूरी तरह से दिखा रहा है। सभी नहीं। ठीक है, तो नतांज को उजागर नहीं किया गया था? नहीं, नतांज को ही किया गया था। हाँ, कुछ अन्य स्थान भी थे जिनके बारे में ईरानियों ने बिल्कुल नहीं बताया। वे ईरान के विभिन्न और अलग अलग स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना अवैध और गुप्त गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वे अपने रक्षा मंत्रालय और अकादमिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों और संस्थानों को परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग के अनुसंधान और विकास जैसे संवेदनशील कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वास्तव में एक आपराधिक गुप्त वैज्ञानिकों का समूह था जो वास्तव में एक परमाणु उपकरण पर काम कर रहा था। और यह महत्वपूर्ण जानकारी भी IAEA को किसी भी तरह से बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। तो स्वाभाविक रूप से IAEA ने कहा ठीक है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यह स्वाभाविक है क्योंकि IAEA खुफिया एजेंसी नहीं है, वे सिर्फ एक परमाणु एजेंसी हैं। उन्हें उन देशों के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है जो उन्हें धोखा देने और छल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ईरान। तो सवाल जानकारी से आता है। असल में मीडिया में एक रिपोर्ट है कि अमेरिका के पास मार्च में यह रिपोर्ट थी कि ईरान के पास वास्तव में परमाणु बम बनाने की क्षमता या योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन उसी समय इजराइल यह कह रहा था कि उन्होंने पहले ही 9 परमाणु बमों के लिए यूरेनियम समृद्ध कर लिया है। खैर, यहाँ एक अंतर है। सबसे पहले, परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम आवश्यक है। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत होती है। आपको एक मिसाइल भी चाहिए जिससे परमाणु बम भेजा जा सके, और आपको एक ऐसा उपकरण भी चाहिए जो समृद्ध यूरेनियम को लेकर उसे परिवर्तित कर सके, और एक धातु सामग्री तैयार करनी होती है जिससे वह हथियार, एक परमाणु हथियार, मिसाइल के सिर पर लगाया जा सके। तो यही वह गतिविधि है जिसे हमने खोजा था। इजराइल ने इस बात का पता लगाने के लिए बहुत पैसा और महत्वपूर्ण संसाधन लगाए हैं, क्योंकि हमें यह पता था कि ईरानियों का इरादा हमें पूरी तरह से नष्ट करने का है, और वे इस बुरी गतिविधि में लगातार लगे हैं ताकि वे हमें नष्ट करने के लिए हथियार हासिल कर सकें। तो हमने इसे बहुत सावधानी से ट्रैक किया। हमने यह जानकारी अमेरिका के साथ साझा की। राष्ट्रपति को यह जानकारी मिली और वे आश्वस्त हो गए। सर, इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मुझे आपकी अद्भुत खुफिया क्षमता की हार्दिक सराहना करनी होगी। वैसे जब आप बस पेजर बम फोड़ते हैं तो पूरी दुनिया आपकी असाधारण खुफिया क्षमताओं को देखती है। हम सभी भारतवासी आपकी रक्षा तकनीकों और खुफिया तंत्र पर बहुत अधिक गर्व महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही सर, एक सवाल है,